एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम टोमा होता है, जिसके ग्रैंडफादर सैसु से लड़ रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुम जैसे बच्चों को ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा जो चीज़ मैं बनाता हूँ, और इसमें मैंने कितना दिल लगाया, मैंने अपना खून पसीना इसमें लगाया है और तुम इनकी वैल्यू नहीं बता पाओगे, इसी वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। सैसु कहता है मुझे ऐसे एक ब्रुज बना के दो, तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है मुझे लग रहा है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, और ये पैसे का मामला भी नहीं है। यहाँ तोमा अपने ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या, तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है। उतने में सैसु कहता है कि मेरे हिसाब से इतना पैसा आपके लिए काफी रहेगा। ये कहते हैं कि जितना तुम कह लो, मैं इस चीज को कभी नहीं बनाने वाला तुम्हारे लिए। उतने में इसके ग्रैंडफादर उन पैसों को देखते हैं, जिसे देखने के बाद ये कहते हैं कि ठीक है तुम इस चीज को ले सकते हो। फिर तोमा अपने ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि आपने तो कहा था आपके लिए प्राइड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि सही कहा तुमने, प्राइड और अटेंशन क्राफ्टमैन के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, पर उससे भी बड़ी चीज पता है क्या होती है जो कि तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, वो है उम्मीद। उम्मीद पता है तुम्हें कहाँ मिल सकती है? सिक्कों में। इन सिक्कों में ही तुम्हारी सबसे पहली उम्मीद रखती है जो कि तुम्हें दुनिया में कोई सी भी चीज दिला सकती है। फिर हमें करीब 5 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पे इसके ग्रैंडफादर गुजर जाते हैं। तोमा अब अकेली हो चुकी होती है और तोमा के ग्रैंडफादर ने उसे एक आखिरी जॉब दिया होता है जो कि उसी ब्रोच को दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंचाने का होता है। ये कहते हैं मुझे किसी भी हाल में उस तक इस ब्रोच को पहुंचाना पड़ेगा। ये आधे रास्ते में होती है अपने घोड़ा गाड़ी के साथ। उतने में इसे किसी चीज की आवाज आती है और देखती है कि एक वुल्फ इसके ऊपर हमला कर रहा है और ये उसके ऊपर हमला भी कर देता है। तोमा काफी ज्यादा डर जाती है, पर उसे अपनी जान की ज्यादा फिक्र नहीं थी, उसे सिर्फ उस ब्रोच की पड़ी हुई थी। वो देखती है कि वो ब्रोच ठीक होता है, जिसके बाद ये सोचती है लगता है यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे जल्दी। पर जैसे वो मुड़ती है उसके सामने वही मॉन्स्टर होता है। तोमा काफी ज्यादा डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, पैसे से सब कुछ सेटल हो जाएगा ना। उतने में तोमा के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं क्योंकि उसके सामने सैसु होता है जो कि कहता है तुम ठीक तो हो ना। तोमा कहती है क्या तुम्हें पैसे चाहिए? पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। दरअसल सच कहूँ तो मेरे पास अभी फूटी कौड़ी तक नहीं है, पर मुझे ये चीज किसी इंसान तक पहुंचानी है, तो प्लीज मुझे अभी छोड़ दो। तुम मेरे साथ कैपिटल आ सकते हो, वहां पे हम सेटल कर लेंगे। ये कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ से सिर्फ जा रहा था। यहाँ पे ये कहते हैं मैंने सुना है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पे ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तोमा को इसको देख के पुराने हीरो की याद आ जाती है। सैसु फिर इससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई गार्ड नहीं है, तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? ये कहती है कि काम ही इतना इंपॉर्टेंट था, मुझे जल्दी निकलना पड़ा, इसी वजह से मैं कोई गार्ड नहीं ले पाई। ये कहता है तो फिर ठीक है, पैसे इस दुनिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारी जान के अलावा। ये कहती है क्या तुम मेरे गार्ड बनने के लिए तैयार हो? ये कहता है मैं अपने ही रास्ते जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा गार्ड नहीं बन सकता। तोमा कहती है कि मुझे ये डिलीवरी किसी भी हाल में करनी है, प्लीज जब तक मैं वहाँ पहुंच नहीं जाती मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हें जितना पैसा हो उतना देने की कोशिश करूंगी। सैसु मान जाता है और ये लोग एक घोड़े से आगे जाने लग जाते हैं। इनकी घोड़ी गाड़ी टूट चुकी है, इसी वजह से वो अपने साथी से नहीं ला सकते। यहाँ पे ये रो रही होती है, वो कहती है मैं अपने सामान छोड़ के जा रही हूँ। ये कहता है कि इतनी छोटी चीज के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये पूछता है ये चीज क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? ये कहती है तुम मेरे बेशक बॉडीगार्ड हो, पर मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं दिखा सकती। ये कहता है ठीक है। ये लोग फिर एक ऐसे टाउन में पहुंच जाते हैं जहां से इनका जहाज छूटेगा जो कि इन्हें दूसरे कॉन्टिनेंट ले जाएगा, यानी कि डेमोनिक कॉन्टिनेंट। सैसु फिर पूछता है कि तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? ये कहती है कि मैं यहाँ से शिप में जाने वाले हो, तो तुम वापस जा सकते हो। पर शिप के वहां जाने के बाद शिप का ओनर कहता है कि हम डेमोनिक कॉन्टिनेंट नहीं जा सकते अभी, क्योंकि वॉर चल रही है। यहाँ पे इसे काफी ज्यादा झटका लगता है। तोमा कहते हैं कि प्लीज मुझे वहां पे ले जाओ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर शिप का ओनर बिल्कुल बात नहीं सुनता। यहाँ पे ये कहता है कि अब तुम क्या करने वाली हो? तोमा कहती है मैं हार नहीं मानने वाली, और तोमा कई लोगों से पूछने लग जाते हैं कि वो डेमोनिक कॉन्टिनेंट जाएंगे क्या, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। ये काफी ज्यादा उदास हो जाती है, पर उतने में कुछ गार्ड आ जाते हैं जो कि तोमा से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बच्ची, हम इस एरिया की नाइट्स है और तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तोमा कहती है वो मर्चेंट है। ये कहता है तो फिर अपना आईडी दिखाओ। तोमा कहती है कि 2 मिनट रुको, जिसके बाद वो अपनी आईडी दिखा देती है। ये गार्ड्स काफी ज्यादा हरामी होते हैं। ये लोग कह रहे होते हैं कि जब हम अपनी जान को दाव पे लगा के इन लोगों की हिफाजत कर रहे होते हैं और ये बच्चे यहाँ पे मर्चेंट का गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ तोमा का ये सब असली होता है, तो वो कहती है कि अब तो ठीक है ना, पर ये कहता है कि तुम्हारे लेदर बैग में क्या है, वो उसे हमें चेक करना पड़ेगा। ये कहती है कि मैं ये आपको देखने नहीं दे सकती, ये कुछ खास है। ये लोग कहते हैं तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे चेकअप करने के लिए आए हैं। तोमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ खास ज्वेलरी है जो कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखा सकती, पर ये लोग मानते नहीं है। उतने में यहाँ पे सस्सू आ जाता जो कि कहता है कि अगर तुम्हें इंस्पेक्शन करना ही है तो तुम्हारे पास राइट्स होने चाहिए, तुम्हारे पास परमिट है इस चीज का।
ये लोग कहते हैं कि तुम हो कौन और तुम हमसे पंगा क्यों ले रहे हो। सेत्सु कहता है मैं इसका गार्ड हूँ। यहाँ ये कहता है एक एडवेंचरर हम नाइट से लड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो हमसे लड़ने की कोशिश करो बच्चे। सेत्सु कहता है अगर यही तुम्हें चाहिए तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। सेत्सु फिर अपनी स्वॉर्ड निकालने लग जाता है और उतने में यहाँ पे आम जनता इकट्ठा होना चालू हो जाती है, जो कि कह रहे होते ही नाइट्स फिर से शुरू हो गए। ये दिन दहाड़े दूसरों को लूटते हैं, पर उतने में नाइट्स कहते हैं कि हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। सेत्सु कहता है मैं देख लूंगा और तोमा जो है वो सेत्सु का शुक्रिया करती है। हम फिर देखते हैं शाम हो जाती है, जहाँ तोमा सेत्सु का शुक्रिया कर रही होती है और उसे सैंडविच खिला रही होती है। तोमा कहती है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो सेत्सु। सेत्सु कहता है कि ये तो ठीक है, पर तुम भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो। वो तुम्हें बुली कर रहे थे पर फिर भी तुम उनके सामने एक प्रो की तरह बात कर रही थी। ऐसे ही तो मर्चेंट काम करते हैं। तोमा फिर सेत्सु से पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि उनके पास परमिट होना चाहिए मुझे चेकअप करने के लिए। यहाँ पे ये कहता है कि उनके पास कुछ बैज होना चाहिए जो कि दर्शाता हो कि वो रॉयल पैलेस से है, वरना वो तुम्हारे बिना परमिट के वो बिल्कुल जांच नहीं कर सकते। सेत्सु फिर पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो। ये कहती है मैं हर जगह से हर किसी से पूछूंगी कि कोई मुझे वहां पे छोड़ दे, वरना मुझे एक शिप खरीदना पड़ेगा। ये कहता है कि मेरे हिसाब से तुम खरीद नहीं पाओगे, काफी ज्यादा महंगे होते हैं। मेरे पास एक रास्ता है वहां पे जाने के लिए। ये कहती है क्या सचमुच अब तुम मुझे बता सकते हो। ये कहता है कि मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा और तुम्हें पैसे खर्च करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये कहती है तो फिर ठीक है हम अभी जा सकते हैं। ये कहता है कि आज आराम करो, तुम्हारा शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से तुम खा भी नहीं पा रही। आज तुम आराम करो होटल में, हम कल चलेंगे। यहाँ ये कहती है कि ठीक है हम इनका खर्चा जो है एक दूसरे में बांट लेंगे। हम फिर देखते हैं ये दोनों होटल में होते हैं, जहाँ सेत्सु कहता है जाओ तोमा तुम जाके नहा सकती हो। ये कहते हैं कि मैं अभी नहाती हूँ, जिसके बाद सेत्सु यहाँ पे आराम करने लग जाता है। तोमा फिर यहाँ पे इसे कहते हैं ये बॉक्स को जब तक मैं नहा के आती हूँ तुम इसे संभाल सकते हो। सेत्सु पूछता है कि ये वही खास चीज है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। ये कहती है कि हाँ ये मेरे ग्रैंडपा ने बना रखा होता है। जिसके बाद ये सेत्सु को वो चीज दिखाती है और सेत्सु समझ जाता है ये तो वही चीज है जो कि इस ओल्ड मैन को इसने बनाने के लिए कहा था। तोमा फिर अपने ग्रैंडफादर के बारे में इसे बताती है कि वो पूरी कंट्री में फेमस थे अपनी ज्वेलरियों की वजह से, पर एक यंग हीरो ने उन्हें कुछ काम दिया था एक ब्रोच बनाने के लिए। उन्होंने पैसे तो ले लिए थे पर उनके पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं था जिंदगी के लिए। इसी वजह से उन्होंने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस ब्रोच का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया। और उसकी ग्रैंडफादर ने इसे एक चीज सिखाई कि मनी इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। मनी से तुम जिस चीज को चाहो उस चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो और यही तुम्हारा काम है एक मर्चेंट के तौर पर, और यही तुम्हारी प्राइड है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये मेरा फाइनल जॉब है, इसे किसी तरह उस इंसान तक पहुंचा दो जो कि इसका मालिक है। यहाँ पे तोमा इसी वजह से अपने ग्रैंडफादर की आखिरी इच्छा खत्म करना चाहती है एक ग्रैंड डॉटर के तौर पर। ये कहती है आज तक मैंने ये कहानी किसी को नहीं बताई, बस तुम हो, तुम इसका ख्याल रखोगे ना। तोमा फिर यहाँ नहाने के लिए चली जाती है। सेत्सु यहाँ पे फिर उस चीज को देखने लग जाता है और कहता है ये तो वही चीज है जिसके ऊपर मैंने अपनी प्रोटेक्शन डाल रखी थी और इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये वही चीज है। ये लोग फिर यहाँ पे सो जाते हैं, पर उतने में यहाँ पे वो गार्ड्स आ जाते हैं जो कि कहते हैं अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम हमें अंदर जाने दो। फिर ये लोग अंदर जाने लग जाते हैं, पर सेत्सु को एहसास हो गया था कि ये लोग हमारे ऊपर जरूर हमला करेंगे रात को। ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे हो, चलो हमारे साथ। पर सेत्सु यहाँ पे खिड़की से कूद जाता है और कहता है हमें यहाँ से लगता है वक्त से पहले निकलना पड़ेगा। तोमा कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। सेत्सु कह रहे हैं चिंता मत करो, आज ही हम डीमन कॉन्टिनेंट के निकल रहे हैं। यहाँ पे गार्ड्स इन दोनों का पीछा करते हैं, पर ये किसी तरह उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ से इसे निकलना होता है। तोमा फिर पूछती है हम कहाँ जाए अब। सेत्सु कहता है चिंता मत करो। उतने में वो गार्ड्स यहाँ पे आ जाता है और कहते हैं कि हमसे तुमने माफी नहीं मांगी, जल्दी से अपने जुर्म को कबूल करके चुपचाप जेल के अंदर चले जाओ। ये कहता है मैंने कुछ नहीं किया, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मेरे पीछे आओ। जिसके बाद वो तोमा को लेके यहाँ से कूद जाता है, पर उतने में एक ड्रैगन वहां से बाहर निकल आती है जिसका नाम लीविया होता है। सेत्सु कहता है मुझे डीमन कॉन्टिनेंट जाना है। इन तीनों गार्ड्स को यकीन नहीं हो रहा था किस चीज पे इन्होंने बिलीव किया, तो ये लोग सोचते हैं ये एक सपने के अलावा कुछ नहीं है। तोमा ने लिविंद के बारे में सुना था जिसे गॉड ऑफ ओशन भी कहा जाता है। ये लोग फिर कुछ देर में देखते हैं ये लोग डीमन कॉन्टिनेंट के पास पहुंच चुके हैं। फिर जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ये कहानी कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये भी मैं जल्दी आपको बताऊंगा। और यार 20K जल्दी करवा दो, बहुत कम बचे हुए सब्सक्राइबर्स, और जैसे ही 20K होता है तो मैं अपना फर्स्ट Q&A इस चैनल पे डालूंगा। वैसे मैंने पहले भी डाल रखा है पर वह इस चैनल पे उपलब्ध नहीं है क्योंकि उस टाइम मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब के बारे में, तो उस Q&A को मैंने डिलीट ही कर दिया। तो यार अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन पूछने हो 20,000 पे मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, आप वहां पे मुझे क्वेश्चन जो भी है आप पूछ सकते हो। तो आखिर में क्या ही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए, मेरे चैनल पे व्यूज़ लाने के लिए, एंड ऐसे ही चलता रहे तो हम और ज़्यादा ग्रो करेंगे। आपको कैसी लगा हमारी वीडियो आप हमें कमेंट बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।